हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम लोग यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th में मैथ्स के टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पर केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे और सोल्यूशन आप लोग को ही करना है। तो हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्रमेय है 1.3। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप लोग इसे पढ़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिएगा। तो √3 √5 ये आप लोग को एकदम से रट लेना है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से लगा लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे पूछा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या परिमेय संख्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो शांत और अशांत का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर दिया गया है कि HCF 255,867 का 51 है, तो LCM 255,867 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से फार्मूला लगा लेंगे। A इंटू बी, ए हो गई पहली संख्या, बी हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो ए का मान यहाँ पर रख देंगे 255, बी का मान रख देंगे 867, और यहाँ का जो HCF है वो यहाँ पर रख देंगे 51, और LCM हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर है 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर पे ध्यान देने हैं। एक तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 और एक में जिसमें प्लस लगता है इधर एक संख्या अंडर में, ये वाला आपको ध्यान देना है। एक में यहाँ पर देखो माइनस लगता है, आपको ये वाला भी ध्यान देना है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगेन दिया गया है HCF 306,657 का 9 दिया गया है, तो LCM 306,657 का आपको ज्ञात करना है। जो अभी हमने फार्मूला बताया ना पीछे, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, तो ये वाला फार्मूला आप लोग लगाइएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपके विकल्प वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर दिया गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, परंतु 3m+2 के रूप का नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार आपको इसे भी लगा लेना है। ठीक है, हो सकता है इस वर्ष आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ, यहाँ पर अब हम लोग का जो चैप्टर फर्स्ट है, तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने टोटल 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, क्योंकि सेकेंड चैप्टर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है बहुपद से। ठीक है ना, बहुपद आपके सिलेबस से हटा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 3 या 4 हम लोग यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे, 3 और 4 को। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें
ध्यान में रखनी है, जो कि आपके विकल्प के क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे। यहाँ पर अनुपातों की तुलना दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस में अनुपात लगेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इधर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि a1 बटे a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। अब प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है, जो ऐसे कट करते हैं, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें होगा केवल एक हल, मतलब इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, ठीक है। इसकी सेकंड कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा इस पे बनता है तो यहाँ पर हो जाएगा संपाती रेखाएं, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। थर्ड है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाए, तो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाओं का मतलब ये होता है ये रेखाएं ऐसे। अच्छा, संपाती रेखाएं क्या होती है, एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं और इसी के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा खींच दे, तो ये दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे ये क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। तो ये है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ने यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोल रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है ना। तो यहाँ से इन दो समीकरण से y का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पर y का मान रख देंगे तो यहाँ पे m का मान निकल जाएगा, ठीक है। x और y दोनों के मान यहाँ से आपको निकालने पड़ेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको क्या करना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac आपको चेक करना होगा। यदि ये 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल वास्तविक होंगे, यदि ये 0 के बराबर होता है तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। इसके जो मूल होंगे वो भिन्न वास्तविक होंगे और इसके क्या होंगे, बराबर वास्तविक होंगे, ठीक है। अगर ये 0 से छोटा आ रहा है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के चेक कर लीजिएगा क्या ये 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 था आई थिंक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो ये है चैप्टर 1 का क्वेश्चन, इसको मैंने आपको बता दिया है कि इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये 2 से 3 बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 11 और 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। चाहे तो इसे डायरेक्ट हल कर लो, नहीं तो यहाँ पर कुछ मान लेना, p बराबर 1/x एंड q बराबर 1/y, फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन किया है क्या अभी, हाँ ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, 17 हो गया या 18 नंबर क्वेश्चन होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर शायद 14 या 15 देखा था जो कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो हम यहाँ पर पैटर्न बता रहे हैं ना, सेम आएंगे, बट हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, वैसे तो आपको हूबहू डिजिट मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
यहाँ पर है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको वज्र गुणन विधि से हल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पे है के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5 = 7 का एक अद्वितीय हल। अभी हमने थोड़ी देर पहले अद्वितीय हल के लिए एक आपको कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये तो 20 था, 21 हो गया और ये आएगा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर एक ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 के अनेक हल हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वही कंडीशन लगा के यहाँ पर दिखा दीजिएगा। आगे यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। विविक्त कर क्या होता है, b² - 4x, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 से 3 टाइप बनते हैं, वो जो कि हम लोग आगे भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पर है, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है ना। इसको भी वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है। यहाँ पर एक क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 2 रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। इसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 30/x - y + 44/x + y = 10। अगला समीकरण है 40/x - y + 55/x + y = 13। इस पे आपको x और y के मान ज्ञात करने, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में, अच्छा ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में दोबारा पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये हो गया 31 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण ये है और इसका एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 है और गुणनफल 182। योगफल 27, a + b को आप लोग 27 मान लेना और a b मान लेना आप लोग 182। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी देखो हम लोग यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा छोड़ के तीसरा और चौथा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे आगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, समीकरण है सेम, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 और 2/x - 1 - 1/y - 2 = 1/3। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब रैखिक युग्म में बदल कर आपको इसको हल कर लेना है। रैखिक युग्म मतलब p = मान लेना, बता देता हूँ थोड़ा सा। p = मान लेना 1/x - 1 और q = मान लेना 1/y - 2। फिर इसको सॉल्व कर लेना।
आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, धारा की चाल याद कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। एक तो ये चाल वाला आता है क्वेश्चन, एक आता है ट्रेन वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर p के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ियाँ 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1 से 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, 40 वाला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो 100 क्वेश्चन लाया हूँ, इनमें से आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। काफ़ी क्या सारे क्वेश्चन इसी से ही आएंगे, इससे बाहर तो जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 7x - 2i बटे xy = 5 और 8x + 7y बटे xy = 15। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। यहाँ पर है, ग्राफिक विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अंततः अनेक हल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x + 3 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 44 नंबर। हाँ, जो क्वेश्चन आप लोग ना सॉल्व कर पाओ उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर हमें ये नंबर का क्वेश्चन नहीं समझ में आया या नहीं आ रहा, तो हम लोग उसकी एक वीडियो और बना के आपको समझा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, समीकरण 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/23, जहाँ x डज नॉट = -4, 7 को हल कीजिए। इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। यहाँ पर है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, अब देखो यहाँ से आपके ट्रायंगल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से किसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से आपके त्रिभुज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मतलब पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, 2 आपके सिलेबस से लगभग हटाया है कुछ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट किया, 5वां चैप्टर आपके सिलेबस से लगभग हटा है। हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर है देखो, ये आपकी एक प्रमेय है, आप लोग इसको अच्छे से रट लेना। ये तो 100% आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। यहाँ पर है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तो भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB = ACE/AC। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ये नाव धारा का फिर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पर है, एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से त्रिभुज के बीच में आ गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के एक कोण के बराबर है। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में।
क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है। BL और CM एक समकोण त्रिभुज है, ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4BL² + CM² = 5BC²। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6, AB बराबर 4.5 और त्रिभुज कोण ABC = 60 डिग्री हो। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी त्रिभुज ABC संगत भुजाओं की 3/4 गुनी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। यहाँ पर है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD AC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि AB² = AC × AD। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 पे दिया गया है कि चित्र में यदि BD लंब है AC पर, ठीक है, ये BD किस पर लंब है? AC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC, कहाँ है AEC? AEC ये समरूप है त्रिभुज ADB के समरूप है, ये आपको सिद्ध करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि चित्र में OA × OB बराबर OC × OD है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A, ये वाला कोण C के बराबर हो, कोण D कोण B के बराबर हो। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 मतलब 54 कह रहे हैं यदि इसमें बोल रहा है निम्न चित्र में कोण ABC 90 डिग्री तथा CD लंब है AB पर, तो सिद्ध कीजिए कि BC² / AC² = BD / AD। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर बात करें 55 की। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी आगे आपको त्रिभुज की और क्वेश्चन मिलेंगे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपका है निर्देशांक ज्यामिति का। यहाँ पर है त्रिभुज A, B और -A, -B के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई अंडर वाला फार्मूला आपको लगा लेना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है त्रिभुज A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आपसे पूछा गया था, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 57 की बात करेंगे। यहाँ पर है बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो आपके एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। यहाँ पर क्या है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। ठीक है, तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं, 1, 4। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। ठीक है, अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे 100 क्वेश्चन तो लगभग 3 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, चलो ऐसे देख लो और आप लोग सॉल्व कर लो। जहाँ भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पर है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 है। 10 मात्रक है, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। यहाँ पर है k के किस मान के लिए बिंदु k, 1 और 2, 1 तथा 4, 1 एक ही रेखा पर होंगे। या तो ये बोलेगा संरेख होंगे या तो एक ही रेखा पर होंगे। संरेख बोलेगा तो भी सेम क्वेश्चन ही होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 60 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा लेना, x बराबर mx1 + nx2 बटे m + n। ठीक है, x निकल आएगा और इसके बाद y यहाँ से निकाल लेना। ठीक है,
यहाँ से y निकालोगे तो यहाँ पे m और n का मान आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये फार्मूला लगेगा बेसिकली। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। यहाँ पर है सिद्ध कीजिए कि 3, 2 -2, -3 और 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर है यदि बिंदु A 6, 1, B 8, 2 और C 9, 4, D हो गया P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो P का आपको मान ज्ञात करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें। यहाँ से आप देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके चालू हो गए, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग त्रिभुज के क्वेश्चन लेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के यहाँ से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर है cos A - B = √3/2 और sin A + B = 3/2, जहाँ A + B की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी है, जहाँ पर A बड़ा है किससे, B से। तो A और B/2 का आपको मान ज्ञात करना है, सॉरी A और B का मान ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, B/2 का नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे हैं एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5(3 + √3 मीटर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको यहाँ पर ज्ञात करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ पर है बिंदु A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड A B को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। द्विघात समीकरण का है 4/√x + 3/√y = 3। यहाँ पर है 8/√x - 9/√y = 1। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 6 नंबर में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 की बात करें तो यहाँ पर है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। यहाँ पर है cos θ = 4/5, तो sin θ cos θ + tan² θ का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया था, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन 75 यहाँ पर जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई होता है, ठीक है, फाई कुछ भी आप मान लो, फाई से थीटा हो जाता है।
फाई से किधर जाता है, थीटा हो जाता है। तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है यहाँ पे, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको भी आप लोग देख लेना पेपर से पहले। यहाँ पर है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 78। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक टावर की आधार से जाती हुई एक रेखा ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई √a है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 नंबर क्वेश्चन। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, हम लोग यहाँ पर एरिया वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो यहाँ पर है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त, ठीक है, ये दूरी 14 है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। यहाँ पर विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.575 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। यहाँ पर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो भाई साहब जो 7 सेट आपके बनते हैं ना, 7 सेट में से एक सेट में तो ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि दो वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे हम लोग चलते हैं, 83। तो यहाँ पर OA ये आपका दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये छायांकित भाग का यहाँ पर भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 पे यहाँ पर है OACB केंद्र O और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। OD = 2 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आपका, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्ध गोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये आप लोग देख के ही जाएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो यहाँ पर है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। PQ यहाँ पर 24 दे रखा है, PR यहाँ पर 7 दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 86। अब यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 87। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है OACBO केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर, यहाँ से OD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का आपको यहाँ पर भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 88 के यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर है 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे। हाँ, यहाँ पर रचनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर जितनी रचनाएं हैं वो सारी रचना आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ये तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, ये आएगी पेपर में। यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे और इससे
5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, ये रचना है आपकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 पे क्या, ये आपको एक चित्र दिया गया है। इसमें जो वृत्त की त्रिज्या वो 21 सेंटीमीटर है और AOB 120 डिग्री दिया है। इस पे भी आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर है, एक त्रिभुज का एक कोण एक दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। शायद ये क्वेश्चन लोगों ने कभी किया है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे हैं, त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6, AB 4.5 और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। यहाँ पर है त्रिभुज ABC खींचे, ये भी रचना है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 डिग्री और कोण 105 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 √a² + b² है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में 4 का पूछा गया, लेकिन अभी इसका लेवल थोड़ा और बढ़ गया, ये इस बार 6 का शायद पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, त्रिभुज का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। अब यहाँ से आपके सारणी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग माध्यक, माध्यिका और बहुलक तीनों फार्मूले आपको यहाँ पे रट लेने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको माध्यक पूछ रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर समांतर माध्य पूछ रहे हैं, तो समांतर माध्य भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बारंबारता बंटन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया ना, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, इस पे क्या है, दैनिक आय की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो अगर आपको फार्मूला इसके पता है तो ही आप लोग इसको कर पाओगे। ठीक है ना, तो फार्मूला इसके देख के जाइएगा और ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार चालू कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है तो आपको P का मान यहाँ पर याद करना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के ऑप्शंस में मिलेगा, जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होंगे ना उनमें मिलेगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, tan 2a = cot a - 18 डिग्री। यहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का आपको मान याद करना है। ठीक है ना, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपको ये वाला क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं मिलेगा तो अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि इसी में अभी बताऊँगा मैं आपको। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB = 6, कोण A = 30 डिग्री, कोण B = 60 डिग्री। दूसरा कोण AB'C' की रचना कीजिए जो त्रिभुज ABC के समरूप हो तथा उसका आधार AB' = 8 सेंटीमीटर हो। तो ये एक रचना का क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 है यहाँ पर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन या तो वो आएगा या तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर है sin 3 = cos A - 26 डिग्री। यहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान यहाँ पर याद करना है। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। यहाँ पर है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए। उक्त आंकड़ों में माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें माध्यक की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो मैंने नंबरिंग नहीं किया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का आपको यहाँ पर मान याद करना है। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तो बारंबारताओं का योग 100 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कर लेना और y का मान। ये सारे क्वेश्चन आपको देख के आने एग्जाम में। यहाँ पर क्या है, देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है। भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा
तथा बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए एफ बी के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 लास्ट। यहाँ पर निम्नलिखित बारंबारता सारणी में समांतर माध्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल, मैंने आपको यहाँ पर बताया था 100 क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस डिजिट चेंज होनी है। तो यदि आप लोग डिजिट पर ध्यान दे लो तो जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आप लोग पेपर समाप्त कीजिएगा तो एक बार यहाँ आके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ठीक है, जय हिंद।